मित्रों, एक बार फिर दूर देश के विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज विश्लेषण करने का विशेष दिन है, क्योंकि बारिश का मौसम है और एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ छतरी लेके, और विषय ऐसा मिला कि उस पर विश्लेषण करने से मैं रुक नहीं पाया अपने आप को। अगर मैं ये कहूँ कि तनाव से तन मर जाता है और लोभ और लालच से मन भरमा जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आम तौर पे आप और हम भी कभी न कभी तनाव में आ जाते हैं। आप और हम भी कभी न कभी किसी न किसी परिस्थिति में लोभ और लालच में आ जाते हैं। यद्यपि वो लालच कितना बड़ा है, वो लोभ कितना बड़ा है, और उसका तनाव आपको कहाँ तक ले जाता है, वो अलग कहानी है। अब मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ? लोभ, लालच, मन। पुराने ज़माने की एक कहानी है। दक्षिण भारत के एक राजा का मन बना कि चलो उत्तर भारत चलते हैं भ्रमण करने के लिए। उत्तर भारत का उन्होंने जब भ्रमण करने का जो मन बनाया, वो हिमाचल और वहाँ से होते हुए कश्मीर उनको जाना था। तो उन्होंने अपने मंत्री और सलाहकारों को बोला कि आप मेरी यात्रा की तैयारी करो। तैयारी हो गई। जब राजा अपने सिपह सलाहकारों के साथ और पूरे लश्कर के साथ जब वो हिमाचल के नज़दीक पहुंचा, और जहां उनको ठहरना था, ठहरने की व्यवस्था थी, उससे कुछ ही किलोमीटर पहले कहते हैं उनको एक पहाड़ दिखाई दिया। वो पहाड़ के बीचों बीच में उनको ऐसा दिखाई दिया कि कोई सफ़ेद चीज़ चमक रही है और बड़ी खूबसूरत है। तो उन्होंने तुरंत ही अपने खासम खास जो मंत्री थे उनको पूछा कि आप जाइए और पता करिए, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ में जो सफ़ेद है, इस पहाड़ का रंग सफ़ेद है या इसमें कोई ऐसी कोई वस्तु है, ये मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है और मेरी इच्छा है इसको पाने की। मंत्री ने राजा की आज्ञा सुनी और वो उस पहाड़ तक पहुंचा। उसने देखा ये तो कोई भेड़ हैं और भेड़ बिल्कुल सफ़ेद हैं, तो भला इससे राजा का क्या मन इन पर लगा होगा और राजा को इनसे क्या चाहिए। तो जो मंत्री था वो थोड़ा बुद्धि वाला था। उसने पता कर लिया कि जिस साहूकार के, जिस चरवाहे के ये भेड़ हैं, ये जो भेड़ों का जो ऊन है, ये जो ऊन कहीं ना कहीं तो रखता होगा। तो उसने गुप्तचर बन के पता कर लिया कि इनके पास जो ऊन का भंडार है कितना बड़ा है और कहाँ पर है, और इसको अगर हम चोरी करके ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे।
इतनी तक तो बात सीमित थी, क्योंकि मंत्री को पता था मैं राजा के पास वापस जाऊंगा तो राजा मेरे को ज़रूर पूछेंगे, तो मुझे तो जवाब देना ही होगा। अब मंत्री राजा के पास वापस आया। राजा ने पूछा, उसने सारी कहानी बताई। तो राजा कहते हैं ठीक है, अभी तो भ्रमण करते हैं, जब हम वापसी जाएंगे दक्षिण भारत के लिए तो हम उस ऊन के भंडार को यहाँ से चुरा के ले जाएंगे, आप इसकी व्यवस्था करो। राजा ने ये बात अपने खास मंत्री को बता दी। अब मंत्री प्लान करने लग गया कि कैसे हम इस कार्य को अंजाम दें। राजा ने भ्रमण करा। भ्रमण करने के बाद मंत्री को बुलाया गया। अब ऐसा नहीं कि राजा के साथ रानी भी है और भी सफ़ेद सलाहकार हैं, सब गए हुए हैं, लेकिन किसी को कानों कान तक पता नहीं कि राजा के मन में क्या चल रहा है। लाला किस लोभ में आ चुका है। हुआ यूँ कि राजा ने बोला अपने मंत्री से कि जब हम वापस दक्षिण भारत जाएंगे तो तुम ये ऊन चुरा के ले आना। अब उस समय उनके पास घोड़े थे, ऊँट थे। कुछ ऊँटों को और कुछ घोड़ों को अलग से किया गया और वहाँ से ऊन चुरा के ले गए। कई महीनों बाद दक्षिण भारत पहुँचे तो वहाँ भी राजा ने अपने मंत्री को बोला, इस ऊन को ऐसी जगह रखो ताकि इस पर किसी की नज़र न लगे और जनता को ये ना पता चले, प्रजा को ये ना पता चले कि मैं वहाँ से चोरी करके लाया हूँ। उधर उनको भय भी है, सम्मान जाएगा, इल्ज़ाम लगेगा। उधर वो भी उनको सता रहा है, उधर लोभ और लालच में भी आ गए। ये सब घटनाएं घट रही हैं राजा के उसमें। तो मंत्री ने राजा के कहने पे उस ऊन को दूर कहीं एक गोदाम में रख दिया। इस बात को केवल मंत्री और मंत्री के 2-4 जो उसके सलाहकार थे और राजा थे, उसको और किसी को कान तक पता नहीं था। अब होता क्या है, राजा ये सोचता है अगर मैं इस ऊन का उपयोग करता हूँ तो मेरे जो सफ़ेद सलाहकार हैं, जो मेरे रानी है, ये सब पूछेंगे मेरे को ये ऊन कहाँ से आया, आपने कहाँ से ख़रीदा है, लेखा जोखा तो मांगेंगे ना। तो मैं कहाँ से दूंगा, क्योंकि मैंने ख़रीदा तो है नहीं, ये तो चोरी का है, मैं तो लोभ में आ गया था। तो क्या करें ना वो उस ऊन का उपयोग कर पा रहे हैं और वहाँ उनको ये भी चिंता हो रही है कि ऊन कहीं ख़राब ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले। उधर एक उनको वो भी चिंता हो रही है। धीरे धीरे इतना तनाव हो गया राजा को कि राजा ने धीरे धीरे अन्न खाना कम कर दिया, भोजन खाना कम कर दिया। अब रानी भी चिंता में आ गई कि राजा की तबीयत ख़राब हो रही है, सेहत कमज़ोर हो रही है, दिन प्रतिदिन शरीर घटता जा रहा है। रानी बारंबार पूछे लेकिन राजा कुछ ना बताए। राजा बताएंगे भी कैसे, शर्म की बात है, राजा हो के भी चोरी करके लाया है। अब वो कैसे बताए कि मेरे को ये दिक्कत है। केवल मंत्री को पता था। राजा के पास पैसों की कमी नहीं थी। दूर विदेश से, दूर देशों से एक से वैद्य आए, राजा के लिए दवाइयों का इंतज़ाम करा, लेकिन राजा दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो जाए और वैद्यों ने बोला इनको तो कोई बीमारी नहीं है, शरीर तो सब ठीक है। धीरे धीरे राजा कमज़ोर होता गया। केवल किस कारण? लोभ और लालच के कारण किसी पराई चीज़ को उठा के उसने जो अपने राज्य में छिपा के रखा था। अब
जब राजा बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया, उसने सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता और चलने की क्षमता धीरे धीरे क्षीण होते गई, तो रानी बहुत चिंता में आ गई। और जो मंत्री था खासम खास, वो भी बहुत चिंता में आ गया कि अब तो बताना ही पड़ेगा कि राजा ने ये काम किया है, इसलिए राजा की गत ऐसी हो रखी है। लेकिन वो राजा का खास वफादार था, कैसे बताता? अगर बताता तो राजा पहले उसी को मौत की घाट बता देता। अब दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। ऐसे करते करते जब कई महीने बीत गए, कई साल बीत गए, उधर राजा कमज़ोर होता गया। एक दिन क्या हुआ, मंत्री अपने खास आदमी के साथ ऊन के गोदाम को देखने गया कि सब सुरक्षित तो है कि नहीं है। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने देखा यहाँ तो आग लगी पड़ी है, यहाँ तो धुआं हो रखा है। उसने देखा कि ऊन जिस गोदाम में रखा था उसमें आग लग गई। अब मंत्री ये दुखद संदेश लेकर राजा के महल में राजा के पास पहुँचे और चुपचाप से उनके कान में बताया कि साहब, जो ऊन वहाँ से आप लाए थे, जो हमने वहाँ गोदाम में रखा था, उस पर तो आग लग गई, वो तो सब भस्म हो गया। इतना सुनने के बाद राजा को इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली, उसने बोला बस यही मैं चाहता था, ये मेरी मन की बात हो गई। अब ये बातें मंत्री और राजा के बीच में चल रही हैं। तुरंत राजा ने अपने मंत्री को बोला, पूरे शहर में ढिंढोरा पिटाओ कि हमारे राज्य में राजा भंडारा का विशेष प्रोग्राम कर रहे हैं और अब भंडारा खाना है। अब अचानक ही पूरे शहर में ढिंढोरा पिटा गया। सबने बोला राजा इतने खुश क्यों हैं? राजा क्योंकि नई संतान तो नहीं हुई है, राजा ने कोई राजत्व तो कोई जीता नहीं है, तो ऐसे क्या हुआ है? अब भंडारा किया गया, राजा ने भंडारा करा, बहुत खुश हुआ, खुद भी भोजन करा। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसी दिन से उसके चेहरे से वो तनाव और शरीर में एक ताकत आने लग गई उसी क्षण से। तो मित्रों, लोभ और लालच आपको कहाँ तक गिरा देती है ये आपको नहीं पता। समय का चक्र, काल का चक्र आपको नहीं पता। ऐसे ही कुछ लोभ और लालच में और सत्ता के लोभ और लालच के चक्कर में और सत्ता के चक्कर में और सत्ता में जो आने के बाद उनका जो प्रभाव के चक्कर में कुछ हमारे राजनीतिक दलों के नेता भी इसी चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं। और इनमें से कुछ तो ऐसे ही इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जो इन्होंने किए हुए जिनके जो कर्म हैं, इन कर्मों का अंत होगा और केवल इनको पता चलेगा और दुनिया को नहीं पता चलेगा और ये कितने खुश हो जाएंगे। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने जो कर्म किए हैं वो फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जनता आपको फल चखाएगी। और कई नेताओं को तो फल मिल भी चुका है। तो मित्रों, कहानी तो एक राजा की, और राजा होते हुए उसके लोभ और लालच की और साथ ही साथ उसके प्रभाव की, उसकी ताकत की है। लेकिन वो ताकत हर हमेशा नहीं रहती है और लोभ और लालच के चक्कर में उसका जो पद है, उसका जो ओहदा है, उसका भी विनाश होना तय है।
ये प्रकृति का नियम है। इसलिए जो भी इस धारा में बह रहे हैं कि हम तो सत्ता में रहेंगे और हम कुछ भी कर सकते हैं, इसकी पोल कभी नहीं खुलेगी। ना, ऐसा नहीं होगा। या तो तुम खुद ही इतने तनाव में होंगे कि आपका अंत हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं जनता आपके पोल को खोलेगी और आपको समर्पण करना होगा। मित्रों, बारिश बहुत है, विश्लेषण बहुत लंबा खींच रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने वाणी को विराम रखता हूँ और फिर मिलते हैं कल। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार।